फेल हुआ? ओए होए, बहुत पीछे जाके आपने, क्या हुआ क्या था पेपर में, क्यों? 46 से 32? माशाल्लाह, आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही होता है मेजॉरिटी। मुझे नहीं पता था। मैं यूज़ ही नहीं किया वहाँ पे। पिछली बार 42 उधर ही पड़ा होगा फिर, यहाँ पे ना आ गया हो इस रूम में, मैंने यूज़ नहीं किया, उधर ही पड़ा होगा। टेबल पे देखो, रोस्ट्रम पे। जी तैयार है? चल मैं कर दूँ। सर चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने जाने से पहले यूनिट 1 कवर कर लिया था, यूनिट 2 कवर कर लिया था, और यूनिट 5 कवर कर लिया था। हमारा रह गया था यूनिट 4, जो हमने इन छुट्टियों में फिर आपको अवेलेबल करवा दिया था। उसी पे हारों 3 स्टार्ट करना हमने। जितना अभी तक कवर किया है दैट वाज फ्रॉम द स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया, और आज से हम लोग ने स्टार्ट करना है लॉजिकल एरिया। तो अपनी सेंसेस खोल लें, रजिस्टर निकाल लें, और चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं और समझते जाएं, ताकि ये एरिया आपको एग्ज़ाम में मुश्किल ना लगे। जी प्रेजेंटर नहीं पढ़ा हुआ तो कासिम क्यों ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है फिर उस वक्त से? उसको बता दो प्रेजेंटर मेरे पास है, ले आओ ले आओ, जल्दी आ जाना। अभी तक कोई सवाल जितना अभी तक कवर किया? कोई बात नहीं, मुझे पता था आपसे नहीं होना, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। कोई सवाल अभी तक? ठीक है, मुझे ये भी आइडिया कि आपने नहीं पढ़ना था। मिस कोई सवाल? कोई सवाल? पेपर फेल होता है 44-5 पे, अगली टाइम में 30 पे भी आ जाता है। पेपर फेल होता है 40s में, अगले अटेम्प्ट में 30s पे क्यों आ जाता है? कभी कभी वी फील ओवर कॉन्फिडेंट, और हम अगले 6 माह को उस तरीके से तैयार नहीं करते जिस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए था। मिस कैसे ही हुआ था? वो कह रही ऐसे ही हुआ था। आपको लगा कि 40s में फेल हुआ है, 5 नंबर का फ़र्क था, मैं निकाल लूँगी, और आपने तैयारी को सीरियसली नहीं लिया, ऐसे हुआ था। लेकिन उतना उस तरीके से आप उसको प्रिपेयर नहीं करते। कोई मसले वाली बात नहीं, इस दफ़ा मज़ीद अच्छा भी होगा, और मज़ीद हम लोग उसको आगे भी चलेंगे। सर शुरू करते हैं, आज बहुत टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। बेसिकली ये एरिया है कंपनीज एक्ट का, और ये एरिया बात करता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के मुतालिक। ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट एज़ पर लीगल फ्रेमवर्क, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं आपके कोर्स में, ये वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स है, लीगल फ्रेमवर्क। कंपनीज एक्ट के तमाम तर वो सेक्शंस जो कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। शुरू करते हैं। कंपनी का पहला ऑडिटर, कंपनी का पहला ऑडिटर कब आएगा? जब कंपनी मार्ज़ वजूद में आएगी, उसके 90 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके 90 डेज़ 90 दिनों के अंदर अंदर कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और कौन करेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। कौन करेगा? कंपनी के डायरेक्टर्स। और ये नुमाइंदा कब तक बैठेगा? टिल द फर्स्ट AGM। AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो कंपनी का पहला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? डायरेक्टर्स, विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये नुमाइंदा कब तक बैठेगा? टिल द फर्स्ट AGM। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना ऑडिटर, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? इट कैन बी अ सिंगल पर्सन एंड इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है, ये तमाम जो क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशन की बातें हैं, इस पे देखनी है आपने।
इसके अंडर जो टीम काम कर रही है उस पे नहीं देखनी। ये सारी बातें अप्लाई किस पे हो रही हैं, इस पार्टनर पे हो रही हैं अगर फर्म है, और अगर इंडिविजुअल है, एक ही बंदा काम कर रहा है, तो उसी बंदे पे हो रही हैं। तो कंपनी जब मार्ज़ वजूद में आएगी उसके 90 दिनों के अंदर अंदर पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है। कौन करेगा? डायरेक्टर्स। और ये कब तक रहेगा? टिल द फर्स्ट AGM। अच्छा, AGM पे क्या होता है? इलेक्शन होते हैं। अपॉइंटेड ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ होता है लास्ट टाइम, वो आगे कंटिन्यू भी कर सकता है या उसकी जगह पे कोई नया बंदा भी आ सकता है। तो हर AGM पे इलेक्शन होगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। लिस्ट कौन प्रोवाइड करेगा? बोर्ड। लिस्ट कौन देगा? बोर्ड। ये लिस्ट बनती कैसे है ये भी हम इसके बाद इसको भी देखेंगे। उसको हम कहते हैं कौन सा ऑडिटर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब आएगा? हर AGM पे। पिछले वाला आगे क्या कंटिन्यू भी कर सकता है, पिछले वाला आगे कंटिन्यू भी कर सकता है, और नया बंदा भी अपॉइंट किया जा सकता है। कौन लेकर आएगा? मेंबर्स। किसकी रिकमेंडेशन पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। और ये कब तक रहेगा? टिल द नेक्स्ट AGM। तो हर ऑडिटर AGM से AGM तक का सफ़र तय करता है। एक AGM पे आएगा और एक AGM पे चला जाएगा। उसके बाद अगर कभी किसी टाइम पे कुर्सी खाली हो गई, जिस तरह की कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली हो गई है ऑडिटर की, मगर रीज़न क्या है? उसकी अपनी ज़ाती पर्सनल रीज़न। कौन सी रीज़न? पर्सनल रीज़न। उसको हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या कहते हैं? कैजुअल वैकेंसी। अगर तो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से ऑडिटर ऑडिट करने के लिए नहीं आ पा रहा, उसकी टांग टूट गई है, कोविड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वफात पा गया, कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से वो खुद ऑडिट नहीं कर सकता, नॉट प्रोफेशनल, पर्सनल रीज़न, तो वो कहलाती है आपकी कैजुअल वैकेंसी। और जैसे ही अराइज होती है, डायरेक्टर्स ने ये कुर्सी फिल करनी है विद इन 30 डेज। डायरेक्टर्स ने ये कुर्सी फिल करनी है विद इन 30 डेज। और ये नुमाइंदा कब तक रहेगा? टिल द नेक्स्ट AGM। तो हर ऑडिटर की टर्म ऑफ ऑफिस सेम है अगली AGM तक। यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है। फिर एक रूल होता है, जो कोई ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, जो कोई भी ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है वो उसकी रेम्यूनरेशन भी तय करेगा। Whosoever is the appointing authority, वही उसके पैसे भी फिक्स करेगा। अगर तो लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर्स, तो पैसे कौन देंगे? डायरेक्टर्स। अगर मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो पैसे कौन तय कर रहे हैं? मेंबर्स। और इनके अलावा SSCP, इनके अलावा SSCP। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट 3 बंदे कर सकते हैं, या डायरेक्टर्स करेंगे, या मेंबर्स करेंगे, या SSCP करेगा। और जो भी अपॉइंट करेगा वही उसकी रेम्यूनरेशन भी तय कर रहा होगा। Whosoever is the appointing authority is also the remuneration deciding authority। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अभी हम लोगों ने बात की कि डायरेक्टर्स करेंगे अपॉइंट, मेंबर्स करेंगे अपॉइंट। तो सर SSCP कब करता है अपॉइंट? बड़ा इसका आसान सा एक रूल है। अगर ये ऊपर वाले 3 काम अपने टाइमलाइन पे नहीं हो रहे हैं, अगर ये ऊपर वाले 3 काम अपने टाइमलाइन पे नहीं हो रहे हैं, तो फिर कौन लेकर आएगा? SSCP। पहला ऑडिटर 90 दिनों में अपॉइंट नहीं हुआ, कौन आएगा? SSCP। AGM पे ऑडिटर सब्सिक्वेंट अपॉइंट होना था, नहीं हो पाया, कौन करेगा? SSCP। कैजुअल वैकेंसी ने 30 दिनों में पूरा होना था, नहीं हो पाई, कौन करेगा? SSCP। यहाँ तक पहले मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी? मैंने 2 पॉइंट छोड़े हैं, एक ये येलो वाला और एक पर्पल वाला। इन दोनों के अलावा मुझे बताइए पूरी स्लाइड से कोई सवाल? पूरी स्लाइड से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। पहला ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, ये क्या होती है? पर्सनल रीज़न। और जो अपॉइंट कर रहा है वही उसके पैसे भी डिसाइड कर रहा।
देख लें, कोई सवाल अगर यहाँ तक है तो मुझे बताएं, तो वह रीड कर लें। जी, कोई सवाल? क्लियर है? क्लियर है मिस? क्लियर। अगली बात, हमने कहा था कैजुअल वैकेंसी क्या है, उसकी कोई पर्सनल रीज़न जिसकी वजह से वो ऑडिट करने के लिए नहीं आ पाता, ये होगी पर्सनल। व्हाट अबाउट प्रोफेशनल? भाई ऑडिटर गया ऑडिट करने के लिए, मैनेजमेंट उसको तंग कर रही है, डाटा टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रही है, वो एक्सेस मांग रहा है, उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, मैनेजमेंट वाले उसको भगा देते हैं, लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं, एम्बिग्विटीज़ आ रही हैं, कोई उसकी बात को वहाँ पे सीरियस नहीं ले रहा। तो खुद सोच के बताएं, क्या आप इस तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में क्या आप कोई एविडेंस हासिल कर सकते हैं? नहीं। तो वो बेचारा मायूस होकर कहता है कि सर आई एम अनविलिंग टू एक्ट, मैं यहाँ पे ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? मुझे मेरे राइट्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जो मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ मुझे आगे से रोक देते हैं। तो इसके चलते मैं कभी भी एक अच्छा एविडेंस हासिल नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दें, मुझे यहाँ से निकाल दें। ऑडिटर्स अपॉइंटेड आर अनविलिंग टू एक्ट, और अगर वो ऑडिटर छोड़ दें तो जाके पहले कंप्लेन करेगा किसको? एसएससीपी को, आईकैप को, अपनी फर्म को बताएगा, और फिर एसएससीपी जलाल में आती है, और अगला ऑडिटर कौन लेकर आएंगे? वो खुद। कौन लेकर आएंगे? वो खुद। तो अभी तक 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे एसएससीपी अपॉइंट करता है, ये 3 काम अपने टाइम पे ना हुए हों, और अपॉइंटेड ऑडिटर्स आर अनविलिंग टू एक्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। फिर 1, 2 और 3 आपसे मैचिंग एक पॉइंट है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटर को चलते ऑडिट से भी निकाला जा सकता है। एक ऑडिट चल रहा है, डायरेक्टर्स को ये ख़तरा पड़ गया है कि शायद ये बंदा हमारे फ्रॉड तक पहुंच जाए, शायद ये हमारा फ्रॉड पकड़ ले, शायद ये कोई हमारी हेरा फेरी देख ले। वो बेचारे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब उनको लग रहा हो कि भाई उनकी जॉब ख़तरे में है या ऑडिटर उनकी फ्रॉड तक पहुंच सकता है। तो इस तरह के केस में आप चलते ऑडिट में से ऑडिटर्स को निकाल सकते हैं। एक ऑडिट चल रहा है, चलते ऑडिट से आप निकाल के उसको बाहर फेंक सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये क्या होती है स्पेशल रेजोल्यूशन? एनी वन ऑफ यू? 3/4 ऑफ मेजॉरिटी। अच्छा ये बताएं, एक मीटिंग में 100 लोग आए और 200 कुल मिला के मेंबर्स हैं, मगर अटेंड कर रहे हैं कितने? 100। मैं 3/4 किसका लूँ? 100 का लूँ या 200 का लूँ? किसका लूँ? 100 का। जो मीटिंग में अटेंड हैं, जो अटेंडी हैं, उनका मैंने क्या लेना है? 3/4। और मीटिंग में अटेंडी का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ फिजिकल आके बैठे हैं, वो अगर वीडियो कॉल पे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हैं या प्रॉक्सी के थ्रू भी अगर आए हैं, तो सब कुछ मिला के आपने 3/4 उनका ले लेना। तो ऑडिटर मे बी रिमूव्ड बिफोर कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। एजीएम से पहले क्या आप उसको निकाल सकते हैं? यस, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। उस केस में क्या होगा? अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? एसएससीपी? नहीं, बोर्ड लेकर आएगा, मगर उनकी अप्रूवल के साथ, उनकी अप्रूवल के साथ, उनकी व्हाट? अप्रूवल के साथ। इस केस में एसएससीबी डायरेक्ट लेकर आ रहा है। इस केस में सिर्फ वो अप्रूवल दे रहा है कि हाँ जी अगर आप इसको अपॉइंट करना चाहते हैं तो हम अप्रूव कर रहे हैं, खुद नुमाइंदा भेज नहीं रहे हैं, सिर्फ उसकी अप्रूवल दे रहे हैं कि अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो हम अलाउ कर रहे हैं, आप रख सकते हैं। और अगर वो नहीं मानते तो फिर बोर्ड उसको अपॉइंट नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई सवाल? सारी बातें क्लियर? पक्की बात?
स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है कि आपने अगर एजीएम पे कोई फैसला करवाना है, एजीएम पे आपने एजीएम पे कोई फैसला करवाना है, उसके लिए आपको मेंबर्स से वोट्स चाहिए, मेंबर्स की रजामंदी चाहिए। तो वो मेंबर्स अगर 3/4 3/4 यानी कि 75% अगर एग्री हो जाए तो वो करारदाद मंजूर हो जाती है, उसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और उसमें जो 3/4 आपने लेना है वो उन मीटिंग के अंदर आए हुए लोगों का 3/4 लेना है, टोटल का 3/4 नहीं देखना। डन जी? यहाँ तक कोई सवाल? इस पूरी स्लाइड में कोई सवाल? पक्की बात है जी मिस? पक्का? फिर चलें। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड की रिकमेंडेशन के मुताबिक। बोर्ड की रिकमेंडेशन का क्या प्रोसीजर होगा? ये प्रोसीजर होगा, यानी कि जो बोर्ड ने आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है वो लिस्ट कैसे सामने आती है, इन स्टेप से होके वो लिस्ट बन रही होती है। स्टेप 1, अगर एक मेंबर चाहता है कि पिछला वाला ऑडिटर चला जाए और उसकी जगह पे हम नए वाले ऑडिटर को अपॉइंट करें, पिछला वाला चला जाए और हम नया ऑडिटर लेकर आए, तो लॉ कहता है कम से कम तुम्हारे पास 10% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। कितनी? 10% की शेयर होल्डिंग कम से कम तुम्हारे पास होनी चाहिए। लेट्स से एक ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 6% की शेयर होल्डिंग है और ये चाहता है कि कंपनी का अगला ऑडिट करे Z&C कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये अकेला बात नहीं कर सकता, क्यों? इसके पास 10% से शेयर होल्डिंग क्या है? कम। एक और इसका दोस्त है बी, वो भी ये चाहता है कि Z&C कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएँ और आके हमारी कंपनी का क्या करें? ऑडिट। इसके पास शेयर होल्डिंग है 5%। कितनी है? क्या ये अकेला कर सकता है? नहीं। लॉ कहता है कोई बात नहीं, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम इकट्ठे हो जाओ। तो अगर मैं यहाँ से फिलहाल एस गायब कर दूँ, मेंबर हैविंग एट लीस्ट 10% शेयर होल्डिंग इज एंटाइटल्ड टू प्रपोज एनी ऑडिटर। इज एंटाइटल्ड टू प्रपोज, नामजद करना, फैसला नहीं, नामजद करना। ए ये कह सकता है कि मैं Z&C कंपनी का नाम आपको दे रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ, एजीएम पे ये नाम कंसिडर किया जाए कि क्या हम इससे करवा सकते हैं या नहीं। इन अदर वर्ड्स, एजीएम पे इसके नाम को ऐड कर लें इलेक्शन के लिए। किसके लिए? इलेक्शन के लिए। बट ये कब करेगा? जब उसके पास कम से कम कितने % की शेयर होल्डिंग होगी? 10% की। और अगर नहीं है तो फिर मेंबर्स मिल के भी एक नाम प्रपोज कर सकते हैं। शर्त यह है कि मिल के भी वो शेयर होल्डिंग 10% से ऊपर जानी चाहिए। एटलीस्ट 10%, 10% हो या उससे ऊपर हो, तो वो कोई भी नाम प्रपोज कर सकते हैं। अच्छा, प्रपोज उस वक्त करेंगे जब आपने पहले ऑडिटर से कंसेंट ले ली हो। कंसेंट क्या होता है? कंसेंसस, उर्दू में तर्जुमा क्या होता है? उसकी रजामंदी हासिल कर ली हो। ऐसा ना हो कि Z&C कंपनी तैयारी ना हो और आप उसका नाम दें, ये करना चाहते नहीं ऑडिट, और आपने क्या किया? उसका नाम आगे प्रपोज कर दिया। तो कानून ये कहता है कि उसका नाम प्रपोज करने से पहले एक दफ़ा उससे कंसेंट ले लो, उसकी रजामंदी हासिल कर लो कि क्या तुम वाकई में हमारी कंपनी का ऑडिट करना चाहते भी हो या नहीं। एक दफ़ा उसकी रजामंदी हासिल करना भी क्या है? ज़रूरी है। तो मेंबर या मेंबर्स हैविंग एट लीस्ट 10% शेयर होल्डिंग शेल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू प्रपोज एनी ऑडिटर, उससे पहले हुज कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, जिसकी कॉन्सेंट आपने पहले ले ली है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? अच्छा, A notice shall be given to company at least 7 days before the date of AGM। ये शेयर होल्डर्स जो नाम प्रपोज कर रहे हैं,
एजीएम से कम 7 दिन पहले इनको बता दें कि हम इससे 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 और इससे ऑडिट करवाना चाहते हैं। यानी कि 7 दिन पहले बताना ज़रूरी है, उसके आगे आप नहीं बता सकते। लिमिट क्या लगा दी है? एजीएम से 7 दिन पहले तक बता दें, उसके बाद नहीं। तो नोटिस देंगे ये लोग कंपनी को कम से कम एजीएम से 7 दिन पहले। जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आएगा, कंपनी ने 2 काम करने हैं। एक, वेबसाइट पे डाल देना कि हमें इन ऑडिटर्स के नाम प्रपोज हुए हैं और हम एजीएम पे इनको कंसिडर करेंगे। और फ़ौरन से फोर्थविथ रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस भेज देना कि भाई तुम्हारी अगली दफ़ा के चांसेस ख़तरे में लग रहे हैं, तुम्हारे साथ या तुम्हारे अगेंस्ट ये फर्म और ये फर्म और ये फर्म भी खड़ी हो गई आके, तो अब एजीएम पे इलेक्शन होगा, जो जीत जाएंगे हम लोग उसको अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। तो रिटायरिंग ऑडिटर को फ़ौरन से आपने बता देना और वेबसाइट पे डाल देना। ये वेबसाइट पे क्यों डालेंगे? क्या रीज़न हो सकती है? वेबसाइट पे क्यों डालेंगे? क्या रीज़न होगी वेबसाइट पे डालने की? ऑफिशियल हो जाएगा। और नंबर 2, कंपनी के मेंबर्स तो या कंपनी के शेयर होल्डर्स तो हर जगह पे फैले हुए हैं। अगर कंपनी बारी बारी हर एक को ख़त भेज के बताती रहे कि ये वाला भाई बंदा आ गया है, ये वाला बंदा आ गया है, तो उसके लिए एक तो एक्सपेंसिव बहुत है और दूसरा ये इतनी ईज़िली पूरा भी नहीं हो सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, फ़ौरन से नोटिस दे देते हैं रिटायरिंग को और अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, ताकि किसी भी टाइम कोई भी मेंबर, कोई भी शेयर होल्डर आके वहाँ से चेक कर सके कि अब आगे आने वाला नुमाइंदा कौन सा है जिनके दरमियान इलेक्शन होना है, जिनके बीच में क्या होना है, इलेक्शन होना है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही रिटायरिंग ऑडिटर को बता दिया जाएगा, वो एक काम करता है, वो एक ख़त बनाता है, उसको हम कहते हैं लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और वो कंपनी को एजीएम से 2 दिन पहले वो ख़त भेज देता। उसमें क्या लिखा होता है? उसकी रुदात लिखी होती है कि वो कब आया, उसके साथ क्या सलूक हुआ, कंपनी ने कितना ताउन किया, कितना ताउन नहीं किया, ये सारी कहानी वो कहाँ पे बताएगा? रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर। और ये ख़त कंपनी को 2 दिन पहले भेज दिया जाता है। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है? ये ख़त कंपनियां खोल के पढ़ती हैं और चेक करती हैं कि ऑडिटर ने हमारे ख़िलाफ़ क्या बुराई लिखी है, और अगर उनको ये बातें समझ ना आ रही हों तो वो ख़त का मतन चेंज करवा सकते हैं। मगर हमारी किताब कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। किताब ने बड़ा पाक साफ कर दिया। किताब ये कहती है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो एक ख़त भेजेगा जिसका उन्वान होगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और वो एजीएम से 2 दिन पहले उसको फॉरवर्ड कर देगी। ये ख़त उस मीटिंग में बाआवाज़ बुलंद पढ़ के सुनाया जाएगा, और वो मीटिंग अटेंड करना रिटायरिंग ऑडिटर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी, मैंडेटरी है कि वो वाली मीटिंग को वो लाजमी अटेंड करें। डन। फिर लास्ट पॉइंट, कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार विद इन 14 days ऑफ अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी। चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे रिमूवल हो, चाहे कोई कैजुअल वैकेंसी आई हो, कुछ भी हो, आपने रजिस्ट्रार को विद इन 14 days बता देना है। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने एक पॉइंट में कंबाइन किया हुआ है। अपॉइंटमेंट करनी है, रिमूवल करनी है, या अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ रही है तो रजिस्ट्रार को विद इन 14 days आपने हर बात बता देनी है। भाई लेट से रिमूवल हो गई, बता दिया, अगला वाला अपॉइंट हो रहा है, बता दिया, कैजुअल वैकेंसी आ गई है, बता दिया, उसके ऊपर कोई अपॉइंटमेंट कर ली है, तब भी आपने क्या करना है, बता देना है विद इन 14 days। 14 दिनों के अंदर अंदर उसको लाजमी क्या करना है, बता देना। यहाँ तक बात समझ आई? पक्की बात। परेशान नहीं बैठे हैं सारे आज? क्या वो टेस्ट बहुत भारी था? 4 दिन बाद आए हैं, रिफ्रेश रीस्टेट हो गया हैं, वापस आ जाए। अभी आपका पेपर फेल हुआ है, दोबारा देना है, तो उस मोड में वापस आए। जिनका फेल हुआ है वो भी, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम देना है वो भी। डन। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
इससे आगे नहीं जाते। आप लोग थोड़ा सा वापस आ जाएं, एक काम करके आना है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ के आनी है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ के आनी है, पढ़ लोगे? लग नहीं रहा मुझे हालात। राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ के आनी है, नींद आपको भी आएगी है। और इसको साथ देख कर आना है। कल कहानी को यहीं से आगे लेके चलेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। टेस्ट के बाद वैसे आप सबकी एनर्जी गिरी हुई है, तो यहाँ तक हमारा कुछ ऐसा पोर्शन था जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कल भी राइट्स ड्यूटीज़ वो भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला एरिया ही है। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन वो क्या है, हमारा लॉजिकल एरिया। तो वहाँ पे मुझे आपकी फुल अटेंशन चाहिए होगी। तो फॉर द टाइम एक ये स्लाइड, ये किताब का एक पेज बनता है, और एक ये स्लाइड, ये आपने एक दफ़ा करके आनी है, और उसके साथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ के आने हैं। हो जाएगा? पक्की बात है? मिस हो जाएगा? हो जाएगा? देख ला। चलो जी, अल्लाह दे वाले। क्या हुआ?